नमस्कार। अब्दुल करीम तेलगी, इसका जन्म 1961 में होता है कर्नाटक के खानापुर गांव में। इसके जो पिता हैं वो इंडियन रेलवे में 4th ग्रेड के कर्मचारी होते हैं। जब ये छोटा था तभी पिता की मृत्यु हो जाती है। परिवार के ऊपर आर्थिक संकट आ जाता है, इसीलिए ये अपनी माँ और भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर एक ठेला लगाता है और ठेले पर बेचता है फ्रूट और सब्जियां। कहते हैं तेलगी बचपन में पास के जंगलों से फ्रूट को तोड़ के लाता था और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए बेचा करता था। तेलगी ने इसी तरीके से जैसे तैसे अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो चला गया बेलगांव के गोगट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ये कॉमर्स के अंदर स्नातक करता है। कॉमर्स में स्नातक करने के बाद तेलगी अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली नौकरी फिलिंग्स इंडिया लिमिटेड में करता है। काम होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव का, लेकिन ये नौकरी इसके साथ ज़्यादा समय तक टिकी नहीं रहती है। इसके बाद ये आ जाता है कोलाबा। यहाँ पर गेस्ट हाउस होता है जिसका नाम है किशन गेस्ट हाउस। ये इस गेस्ट हाउस पर ये प्रबंधक की नौकरी करता है। ये गेस्ट हाउस पर नौकरी तेलगी के जीवन का पहला टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट इसलिए था क्योंकि उस गेस्ट हाउस में बहुत सारे गेस्ट आते थे, ठहरते थे, जिसकी वजह से इसका संपर्क हमेशा नए नए लोगों से होता गया। इसी संपर्क के बीच में उसकी जानकारी एक ऐसे शख्स से हो जाती थी जो सऊदी में लेबर सप्लाई का काम करता है। उसे पता चलता है कि भारत से बहुत सारे लोग सऊदी में लेबर का काम करने जा रहे हैं और वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अब तेलगी चूँकि पैसों ज़्यादा कमाने की उसको लालचा रही होगी, इसीलिए ये चला गया बेहतर भविष्य की तलाश में सऊदी ये 7 साल रहा। 7 साल जब तेलगी ने सऊदी में काम किया तो उसे एक बात समझ में आ गई, वो ये थी कि सऊदी में लेबर्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो तेलगी ने सोचा क्यों ना मैं खुद भारत जाकर के लेबर सप्लाई का काम करता हूँ, उससे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और तेलगी आ जाता है मुंबई। वो साल था 1980 का और उस साल मुंबई के न्यू मरीन लाइंस पर एक अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स के नाम से एक कंपनी खोल लेता है। यहीं से अपना गोरख धंधा शुरू कर देता है कबूतरबाजी का। अब दरअसल कबूतरबाजी क्या होती है कि फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनाना और जालसाजी करके फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके भारत से किसी व्यक्ति को विदेश में भेज देना कबूतरबाजी होती है। ये तेलगी का क्राइम की दुनिया के अंतर्गत फर्स्ट स्टेप था, लेकिन इसका धंधा निकल पड़ा था। प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा था। 1980 से 1990 तक इसका खूब अच्छा काम चला, लेकिन इसी दौरान तेलगी के ऊपर फर्जी तरीके से काम करने को लेकर मुकदमे भी दर्ज होते गए। मुंबई पुलिस तेलगी को ढूंढ रही थी। 1991 में मुंबई के आव्रजन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जालसाजी से डॉक्यूमेंट तैयार करना और धोखाधड़ी करना, ये मुंबई पुलिस इन्हीं आरोपों में तेलगी को उसके गांव से गिरफ्तार कर लेती है। यह गिरफ्तारी तेलगी के जीवन का दूसरा और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होती है, क्योंकि जब तेलगी जेल जाता है तो जेल में तेलगी की मुलाकात हो जाती है रतन सोनी की से। ये रतन सोनी पहले से ही जेल में मौजूद था। कहते हैं बातों ही बातों में तेलगी ने जब रतन सोनी को ये बताया कि मैं कबूतरबाजी के क्राइम में अंदर आया हूँ, तो कहते हैं रतन सोनी ठहाके मार के हंसा था और उसने कहा था ये छोटे मोटे काम मत करो, इसमें रिस्क ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है और इतना खतरे वाला काम मत करो। मैं तुम्हें एक नया धंधा बताता हूँ जिसके अंदर प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, रिस्क ना के बराबर है और कंपटीशन तो है ही नहीं। रतन सोनी अब्दुल करीम तेलगी को स्टाम्प डिपार्टमेंट की बहुत सारी कमियों से अवगत कराता है। तेलगी के सामने एक दिक्कत होती है और वो दिक्कत ये होती है कि उसे पता ही नहीं होता है कि स्टाम्प होते क्या हैं, ये छपते कहाँ हैं और इनका उपयोग कैसे होता है। कुछ समय पश्चात रतन सोनी को जमानत मिल जाती है, वो बाहर आ जाता है और उसके बाद तेलगी उसको भी जमानत मिल जाती है, बाहर आ जाता है। अब रतन सोनी और तेलगी दोनों साथ मिलकर के स्टाम्प के बारे में प्रॉपर डिटेल ढूंढना शुरू कर देते हैं। मसलन ये कहाँ छपता है, कैसे छपता है और इसका काम कैसे किया जाता है। रतन सोनी के कुछ पॉलिटिकल लिंक थे और अब्दुल करीम तेलगी के पास पैसा था। अब पॉलिटिकल लिंक और पैसे के दम पर ये दोनों 1994 में स्टाम्प पेपर लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं और जिसकी लाइसेंस संख्या होती है 12,500। अब ये लाइसेंस प्राप्त करने के बाद इनका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि उन्हें फर्जी तरीके से स्टाम्प छापना है। इसलिए जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं कि फर्जी स्टाम्प छापने की मशीन कहाँ मिलेगी। इसी दौरान तेलगी को पता चलता है कि नासिक के अंदर सिक्योरिटी प्रेस है, ये यहाँ पर गवर्नमेंट के स्टाम्प छपते हैं।
तेलगी एक युक्ति लगाता है और वो युक्ति ये होती है कि इस प्रेस के अधिकारियों को मोटी रिश्वत दे देता है और उनको समझाता है कि आपके यहाँ पर जो मशीन है उनका कबाड़ घोषित कर दीजिए। अधिकारी भी वैसा ही करते हैं। तेलगी इसका फ़ायदा उठाता है और उस कबाड़ मशीन पर मोटी रकम लगाता है और मोटी बोली लगाने के बाद वो मशीन तेलगी को मिल जाती है। तेलगी इस मशीन को इसीलिए लेना चाहता था क्योंकि उस एक मशीन से ही 10 रुपये के स्टाम्प से लेकर 1000 रुपये तक का स्टाम्प छप सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस स्टाम्प के ऊपर जो सिक्योरिटी का मार्क लगता है वो इसी एक मशीन से लगा सकता था। सिक्योरिटी मार्क से आम आदमी को पता ही नहीं चलता था कि स्टाम्प नकली है या असली है। अब कहते हैं किसी इंसान का समय आता है तो कायनात भी उसके साथ हो जाती है। अब तेलगी का समय आ चुका था। समय इसलिए आया था क्योंकि इधर 1992 में इस देश का हर्षद मेहता स्कैम सामने आया था। शेयर मार्केट का घोटाला था। जो शेयर होल्डर्स थे उन सब में डर था, शेयर मार्केट धराशायी हो रहा था। इसीलिए जो शेयर होल्डर्स थे वो अपने शेयर्स को रेवेन्यू स्टैंप में कन्वर्ट करवा रहे थे। अब रेवेन्यू स्टैंप में कन्वर्ट करवाने के हिसाब से मुंबई में अचानक से स्टाम्प की डिमांड बढ़ गई। सप्लाई थी नहीं, तेलगी के लिए गोल्डन टाइम था। इसीलिए वो अपने फर्जी स्टाम्प छाप करके मुंबई में धड़ल्ले से बेचना उसने शुरू कर दिया। अपने स्टाम्प बेचने के शुरुआती दौर में उसने सबसे पहले बैंकों, बीमा कंपनियों, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म को अपने इस नेटवर्क में फैलाया और उनको मोटा कमीशन और मोटा लालच देकर के अपने धंधे को स्ट्रांग करता गया। देखते ही देखते तेलगी का धंधा है वो पूरे महाराष्ट्र में जम गया। अब तेलगी अपने इस काम को आगे बढ़ाना चाहता था। उसे समझ आ चुका था कि देश के अन्य राज्यों में इस धंधे को आगे बढ़ाना है तो नेटवर्क को स्ट्रांग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी रणनीति के तहत उसने MBA किए हुए तकरीबन 300 विद्यार्थियों को हायर किया, उनको मोटा कमीशन दिया और उनको लालच ये दिया कि देश के जितने भी बड़े बड़े फर्म्स हैं उनको मोटा कमीशन दो और मोटा कमीशन दे करके अपने इस गोरख धंधे में शामिल कर दो। हुआ भी यही। ये जितने भी MBA किए बच्चे थे वो देश के अन्य राज्यों में गए। बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाओं और बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया और मोटा कमीशन दिया, जिसकी वजह से तेलगी के साथ ये लोग धंधा करने लगे। एक दौर ऐसा आया था कि हर कोई तेलगी का ही स्टाम्प खरीदना और बेचना चाहता था। सब लोग इसके गोरख धंधे में शामिल हो गए थे क्योंकि तेलगी सबको मोटा कमीशन दे रहा था, जिसकी वजह से सबको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। काम आराम से चल रहा था। इसी बीच 1995 का दौर आता है। यह वो समय था जब अब्दुल करीम तेलगी और रतन सोनी के मध्य किसी विषय को लेकर के कोई विवाद हो जाता है और विवाद होने के बाद रतन सोनी इस काम से अलग हो जाता है। अब फर्जी स्टाम्प छापने का काम पूर्णतया अब्दुल करीम तेलगी के हाथ में आ जाता है। अब्दुल करीम तेलगी का धंधा देश के तकरीबन 16 राज्यों में था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कर्नाटक का एक पूरा साल ऐसा गया जब उस पूरे साल में एक भी सरकारी स्टाम्प नहीं बिका। उस पूरे साल में अब्दुल करीम तेलगी के ही स्टाम्प बिके। जितना भी स्टाम्प से रिलेटेड काम हुआ उस पूरे साल में तेलगी के ही स्टाम्प के द्वारा काम हुआ था। अब्दुल करीम तेलगी के पास पैसा खूब था। तेलगी काफ़ी शौकीन मिजाज का इंसान भी था। उसे बार में जाना, बार गर्ल का डांस देखना, शराब पीना अच्छा लगता था। कहते हैं एक बार अब्दुल करीम तेलगी बॉम्बे के सबसे बड़े बार में गया और वहाँ पर एक बार डांसर पे उसका इतना दिल आ गया कि उसने एक ही रात में 93 लाख रुपए उस बार डांसर पर उड़ा लिए थे। अगले दिन इस खबर की चर्चा लगभग सारे शहर में थी। उड़ती उड़ती खबर पुलिस के पास भी गई थी। वो 1995 का दौर था जब अब्दुल करीम तेलगी के खिलाफ मुकदमे दर्ज होना शुरू हो चुके थे। लेकिन तब तक अब्दुल करीम तेलगी पैसे के दम पर इतना आगे बढ़ चुका था कि उसे पता था इन सब समस्याओं से कैसे छुटकारा पाना है। इसलिए ये 1996 में मुंबई के मिंट रोड स्थित पर अपनी एक खुद की प्रेस कंपनी खोलता है और उस प्रेस कंपनी में बड़े बड़े पावरफुल लोगों को हायर करता है, उन सबको मोटा कमीशन देता है और इन सब के बड़े लोगों के लिंक का ये फ़ायदा उठाता है और उस फायदे की वजह से वो अपने संपर्क मुंबई से लेकर दिल्ली तक बढ़ा देता है। अब्दुल करीम तेलगी के बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में 36 से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ थी। जब वो गिरफ्तार हुआ तो कहते हैं तकरीबन 120 से अधिक बैंकों में उसके पास खाते थे और अब्दुल करीम तेलगी के इस गोरख धंधे में सब शामिल हो चुके थे। कहते हैं चपरासी से लेकर अधिकारी तक और संतरी से लेकर मंत्री तक सब अब्दुल करीम तेलगी के साथ थे। ऐसा माना जाता है कि अब्दुल करीम तेलगी ने लगभग सबको अपने इस गोरख धंधे में शामिल कर लिया था। कहते हैं अब्दुल करीम तेलगी लोगों को रिश्वत नहीं देता था।
ये लोगों को मोटी सैलरी देता था, यानी चपरासी से लेकर अधिकारी तक और मंत्री से लेकर संतरी तक सबको प्रत्येक महीने मोटी तनख्वाह दिया करता था, जिसकी वजह से सब चुप रहते थे। इस तेलगी की वजह से कुछ लोगों के पे छापे पड़े, जिनमें से एक कांस्टेबल है जिसके बाद छापा पड़ा तो कहते हैं तकरीबन 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिली। एक हेड कांस्टेबल था जिसके मंथली आय 9,000 रुपये थी, जब उसके वहाँ छापा पड़ा तो तकरीबन 100 से 200 करोड़ की उसके वहाँ प्रॉपर्टी मिली थी। साल 2001 में बेंगलुरु पुलिस को एक टिप मिलती है और वो टिप ये होती है कि कोई एक ट्रक आ रहा है जिसके अंतर्गत फर्जी स्टाम्प छापे हुए हैं और एक ट्रक भरे हुए फर्जी स्टाम्प बेंगलुरु में किसी जगह पर सप्लाई होने हैं। पुलिस रेकी करती है और उस ट्रक को पकड़ लेती है और ट्रक को पकड़ने के बाद जब पुलिस ट्रक की तलाशी करती है तो जैसी टिप थी वैसे ही सत्य निकली और जब उस ट्रक को पकड़ती हैं तो पुलिस को सारे स्टाम्प फर्जी मिलते हैं। अब पुलिस इसमें कड़ाई से सख्ताई से पूछताछ करती है तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आता है। इन्हीं लोगों में से एक नाम था अब्दुल करीम तेलगी का। तेलगी वहाँ से फरार हो जाता है। काफ़ी ढूंढने के पश्चात पुलिस को एक लिंक मिलता है और ये होता है कि अब्दुल करीम तेलगी राजस्थान में कहीं छिपा हुआ है। पुलिस और ढूंढती है तो पुलिस को पता चलता है कि तेलगी अजमेर की दरगाह में है। पुलिस उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है नवंबर 2001 में। उसके बाद तेलगी आ जाता है जेल में, लेकिन जेल में आने के बाद भी तेलगी के लिंक इतने अच्छे थे कि जेल में रहने के बावजूद भी वो अपने गोरख धंधे को चलाता गया। उसके क्राइम का आंकड़ा बढ़ता गया, उसके खाते में पैसे बढ़ते गए और जेल में जब अब्दुल करीम तेलगी था तो कहते हैं उसके इतने ठाड़ थे कि 3 से 4 लोग तो उसकी मसाज के लिए एनी टाइम उसके पास रहते थे। उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी और वहीं से बैठे बैठे अपने गोरख धंधे को चला रहा था। लेकिन ये काम उसका ज़्यादा समय तक टिक न सका और एसआईटी के बाद इसकी जो जांच थी वो सीबीआई को दे दी गई। अब तेलगी पर थोड़ी सख्ताई होने लगी। अब्दुल करीम तेलगी काफ़ी शातिर इंसान था। वो पुलिस की जांच में हर सवाल का जवाब गोलमोल तरीके से दिया करता था। पुलिस को लगा ये ऐसे सच नहीं बोलेगा, इसलिए सच उगलवाने के लिए पुलिस ने तय किया कि इसका नार्को टेस्ट करवाया जाए। और जब नार्को टेस्ट किया गया तो बोलते हैं तेलगी ने इस नार्को टेस्ट में कई बड़े अधिकारियों के नाम लिए थे, कई बड़े नेताओं के नाम लिए थे। तेलगी ने यहाँ तक कहा था कि मैं तो छोटी सी मछली हूँ, इस खेल में बहुत बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े मंत्री और नेतागण हैं, आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं, रहने दो, इस खेल में आप किसी को पकड़ नहीं पाओगे। हुआ भी वही। सबसे बड़ी बात यह थी कि आज दिन तक किसी भी जहाज एजेंसी को वो मशीन मिली ही नहीं जिससे अब्दुल करीम तेलगी फर्जी तरीके से अपना स्टाम्प छापा करता था, और न ही वो उस जगह का पता चला जहां से अब्दुल करीम तेलगी अपना फर्जी स्टाम्प छापा करता था। अब्दुल करीम तेलगी के धंधा करने का सीधा सा तरीका था और वो ये था कि डायरेक्ट जाकर के मोटी रकम अगले संबंधित अधिकारी को ऑफर कर दो। वो अधिकारी मानता है तो ठीक है, अगर वो नहीं मानता है तो उससे संबंधित उसके ऊपर के अधिकारी को उससे ज़्यादा मोटी रकम ऑफर करो, वो मान जाएगा। वो नहीं मानता है तो उस अधिकारी के नीचे के अधिकारी को मोटी रकम ऑफर करो, या ऑफिस में किसी भी प्रकार के कर्मचारी को मोटी रकम देकर के अपने इस धंधे में मिला लो। और वो अपना धंधा इसी तरीके से आगे बढ़ाता गया। तेलगी की कितनी पैठ हो गई थी अब इसी बात से अंदाज़ा लगा दीजिए कि जब 1 साल तक पूरे कर्नाटका स्टेट में गवर्नमेंट का एक भी स्टाम्प नहीं बिका, तेलगी का स्टाम्प बिका। उसके बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई थी कि जिस साल में तेलगी के स्टाम्प में सारे रेवेन्यू स्टाम्प के काम हुए हैं या स्टाम्प से रिलेटेड जितने भी काम हुए हैं, चाहे प्रॉपर्टी का खरीदना हो, विवाह का पंजीकरण हो, रेंट एग्रीमेंट हो, अगर सरकार तेलगी के स्टाम्प को फ्रॉड घोषित कर देती तो सारे काम फ्रॉड हो जाते। इसलिए सरकार को मजबूरन घुटने टेकते हुए तेलगी के उस स्टाम्प को मान्यता देनी पड़ी और उनको वैलिड करना पड़ा। इस 1 साल में सब लोग तेलगी के साथ मिले हुए थे। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा दीजिए कि जब पूरे 1 साल तक सरकार का एक भी स्टाम्प नहीं बिका, बावजूद उसके सारे काम धड़ल्ले से हो रहे थे, तो संबंधित डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी, किसी भी मंत्री, किसी भी नेता ने इस विषय को नहीं उठाया और काम चलता रहा। क्यों? क्योंकि शायद तेलगी की रकम सबके पास हर महीने पहुंच रही थी। तेलगी की मौत बड़ी रहस्यमय तरीके से हुई थी। उसकी मौत 2017 में जेल में ही हुई थी। रीज़न था एड्स होना। अब तेलगी के घर के जो सदस्य हैं वो और तेलगी के चाहने वाले इस बात का आरोप लगाते हैं कि तेलगी को एड्स था ही नहीं। पुलिस ने जांच और मेडिकल जांच के नाम पर उसको एड्स संक्रमित इंजेक्शन लगा दिया। उसके पीछे रीज़न ये था कि इसमें बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, मंत्री इस खेल में इन्वॉल्व थे। इन सबको डर था कि कहीं तेलगी हमारा नाम ना ले ले जिसकी वजह से हमारा करियर बर्बाद ना हो जाए। वो सब बचने के लिए उन्होंने तेलगी को एड्स का इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से अब्दुल करीम तेलगी की एड्स और शुगर की वजह से जेल में मौत हो गई।
अब्दुल करीम तेलगी की इस खेल का सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिन तक इसमें किसी भी अधिकारी को सजा नहीं हुई। आज दिन तक कोई भी नेता इस खेल में पकड़ा नहीं गया और किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो अब्दुल करीम तेलगी के जो साथी हैं उनको 6 साल की सज़ा हुई, तेलगी को 30 साल की सज़ा हुई। हिंदुस्तान के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फाइन, तकरीबन 202 करोड़ रुपए का फाइन इस केस में लगाया गया। अब्दुल करीम तेलगी की मौत के बाद एक खबर सामने आती है और वो ये होती है कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत थे ही नहीं। न किसी अधिकारी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत थे, न किसी मंत्री के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। ये 30,000 करोड़ का घोटाला ऐसे ही हुआ और ऐसे ही चला गया। आज की कहानी तो इतनी ही थी। आप अपनी कहानी अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है। आप कौन से विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगली कहानी आप ही की होगी। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।